नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत की अर्थव्यवस्था की लाइफलाइंस के बारे में। मतलब वो नसें और धमनियां जो हमारे देश को चलाती हैं, उसे जिंदा रखती हैं। ये असल में परिवहन और कम्युनिकेशन के वो शानदार नेटवर्क हैं जिनके बिना देश का चलना ही नामुमकिन है। तो चलिए एक सवाल से ही शुरू करते हैं। किसी भी देश की सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि वो प्रणाली जो उसे जिंदा रखती है, वो क्या होती है? सोचिए, जैसे हमारे शरीर में खून की नसें हर हिस्से तक एनर्जी पहुंचाती हैं, बिल्कुल वैसे ही एक देश को भी दौड़ने के लिए एक सिस्टम चाहिए होता है। तो ये जो लाइफलाइंस हम कह रहे हैं, इनका असल मतलब क्या है? सीधी सी बात है, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के आज के साधन। यही वो पहली और सबसे जरूरी शर्त है किसी भी तरह के ट्रेड के लिए, चाहे वो लोकल हो, नेशनल हो या फिर ग्लोबल। इनके बिना इकोनॉमी का पहिया घूम ही नहीं सकता। और हाँ, ये तीन चीजें ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और ट्रेड अकेले अकेले काम नहीं करती। ये तीनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, एक दूसरे पर पूरी तरह डिपेंडेंट है। देखिए, ट्रांसपोर्ट सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, कम्युनिकेशन उस सौदे को आसान और तेज बनाता है, और इन दोनों की मदद से ही तो ट्रेड यानी कि व्यापार आगे बढ़ता है। तो चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लैंड ट्रांसपोर्ट की। मतलब वो सड़कें और रेल लाइनें जो हमारे देश में धमनियों के जाल की तरह फैली हुई हैं। अब जरा इस नंबर को देखिए, 62.16 लाख किलोमीटर। ये है भारत के रोड नेटवर्क की कुल लंबाई, और ये इतना बड़ा है कि दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है। सोचकर देखिए कितना विशाल नेटवर्क है ये। पर एक सवाल उठता है कि जब हमारे पास रेलवे है, तो सड़कों की इतनी क्या जरूरत है? इसके कई बड़े कारण हैं। पहली बात, सड़कें बनाने का खर्च कम होता है। दूसरी, ये पहाड़ों जैसे मुश्किल रास्तों पर भी बन सकती हैं। और सबसे जरूरी, सड़कें डोर टू डोर सर्विस देती हैं। मतलब सामान सीधा घर या फैक्ट्री तक पहुंचता है, जिससे लोडिंग अनलोडिंग का एक्स्ट्रा खर्चा बच जाता है। आज के दौर में मॉडर्न रोड डेवलपमेंट का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है गोल्डन क्वाड्रिलैटरल सुपर हाईवे प्रोजेक्ट। इसका मकसद बिल्कुल साफ है, भारत के 4 बड़े महानगरों दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई के बीच लगने वाले समय और दूरी को ड्रामेटिकली कम करना। सड़कों के बाद अब बात करते हैं इंडियन रेलवेज की। ये लंबी दूरी के लिए माल ढुलाई और करोड़ों पैसेंजर्स के लिए ट्रांसपोर्ट की रीढ़ की हड्डी है। पता है, भारत की पहली ट्रेन 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच चली थी, और तब से लेकर आज तक ये देश के डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा रही है। पर पूरे भारत में रेलवे लाइन बिछाना कोई आसान काम नहीं था। हर जगह हालात एक जैसे नहीं थे। एक तरफ थे उत्तरी मैदान, जहां की सपाट जमीन और घनी आबादी रेलवे के लिए एकदम परफेक्ट थी। तो दूसरी तरफ थे हिमालय के ऊंचे ऊंचे पहाड़ या फिर दलदली इलाके, जहां रेलवे लाइन बिछाना एक बहुत बड़ा इंजीनियरिंग चैलेंज था, और इसका सीधा असर उन इलाकों के विकास पर भी पड़ा। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि रेलवे सिर्फ ट्रांसपोर्ट का एक साधन नहीं है। असल में इसने 150 से भी ज्यादा सालों से हमारे देश के आर्थिक और सामाजिक ताने बाने को एक साथ जोड़ने का काम किया है। ये एक ग्रेट इंटीग्रेटिंग फोर्स रही है। अच्छा, लैंड ट्रांसपोर्ट में अब एक नया खिलाड़ी भी आ गया है, पाइपलाइंस। हाँ, ये बात सच है कि शुरू में इन्हें बिछाने का खर्च काफी ज्यादा होता है, लेकिन एक बार ये बन गई तो फिर तेल, गैस और यहाँ तक कि स्लरी, मतलब पानी में घुले हुए सॉलिड मिनरल्स को भी बिना किसी देरी या नुकसान के ट्रांसपोर्ट करने का ये सबसे एफिशिएंट तरीका है। तो चलिए अब जमीन से पानी की ओर चलते हैं, वाटरवेज, जो असल में इंटरनेशनल ट्रेड के असली सुपर हाईवे हैं। ये जो चार्ट है, ये अपने आप में पूरी कहानी कह देता है। हमारे देश का 95%, जी हाँ 95% फॉरेन ट्रेड समुद्र के रास्ते होता है। ये एक आंकड़ा ही ये बताने के लिए काफी है कि समुद्री रास्ते हमारे लिए कितने जरूरी हैं। भारत के जो 12 मेजर पोर्ट्स हैं, वो दुनिया के लिए हमारे गेटवेज हैं। इनमें से कुछ के बारे में जानते हैं, जैसे दीनदयाल पोर्ट, जिसे पहले कांडला कहते थे। ये आज़ादी के बाद बनने वाला पहला पोर्ट था। मुंबई, जो देश का सबसे बड़ा पोर्ट है। और कोलकाता, ये एक नदी पर बना हुआ पोर्ट है, समुद्र से काफी अंदर। हर पोर्ट की अपनी एक खासियत और एक खास भूमिका है। जमीन और पानी के बाद अब बारी है आसमान की, एयर ट्रांसपोर्ट। ये उन जगहों को जोड़ने का जरिया है जहां सड़क या रेल से पहुंचना लगभग नामुमकिन है। अब जरा सोचिए, हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं,
जहां ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, घने जंगल हैं और अक्सर बाढ़ आती रहती है। ऐसे इलाकों को बाकी देश से कैसे जोड़ा जाए? इसका सीधा सा जवाब है हवाई रास्ते से। एयर ट्रैवल यहाँ सिर्फ इकोनॉमिक नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक रूप से भी बहुत जरूरी है। तो अगर ट्रांसपोर्ट देश का सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो फिर कम्युनिकेशन क्या है? वो है देश का नर्वस सिस्टम, तंत्र का तंत्र। ये वो इन्फॉर्मेशन का फ्लो है जो हर चीज को एक साथ एक तालमेल में काम करने में मदद करता है। भारत में कम्युनिकेशन की जर्नी कमाल की रही है। सोचिए, एक जमाने में दुनिया का सबसे बड़ा पोस्टल नेटवर्क हमारा था। फिर आया मास कम्युनिकेशन का दौर, आकाशवाणी और दूरदर्शन का, और आज हम डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, जहां स्पेस और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मिलकर हमें एक नॉलेज बेस्ड सोसाइटी की तरफ ले जा रही हैं। देखिए, इन सभी लाइफलाइंस का एक बड़ा मकसद ट्रेड को सपोर्ट करना है। अब ट्रेड में दो बातें होती हैं। जब हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं और इंपोर्ट कम, मतलब बाहर सामान बेच ज़्यादा रहे हैं और खरीद कम रहे हैं, तो उसे कहते हैं फेवरेबल बैलेंस, जो किसी भी इकोनॉमी के लिए अच्छा होता है। और जब इसका उल्टा हो, मतलब इंपोर्ट ज़्यादा और एक्सपोर्ट कम, तो वो हो जाता है अनफेवरेबल बैलेंस। तो जब हम इन सभी नेटवर्क्स को एक साथ देखते हैं, सड़क, रेल, पानी के जहाज, हवाई जहाज और कम्युनिकेशन, तो हमारे सामने एक ऐसे देश की तस्वीर बनती है जो हमेशा चलता रहता है, एक डायनामिक, जुड़ा हुआ और जिंदा दिल देश। तो आखिर में बात यही निकल कर आती है कि ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का एक मजबूत और एफिशिएंट नेटवर्क किसी भी मॉडर्न इकोनॉमी के लिए सबसे पहली और ज़रूरी शर्त है। इसके बिना कोई भी देश तरक्की नहीं कर सकता। और आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं। आज टेक्नोलॉजी हमारी दुनिया को हर रोज बदल रही है। ऐसे में ये सोचना बड़ा दिलचस्प है कि हमारे देश की इन लाइफलाइंस में अगली बड़ी धमनी, अगला बड़ा बदलाव क्या होगा? कोई नई टेक्नोलॉजी या कोई नया आइडिया? ये भविष्य के गर्भ में छिपा एक बड़ा सवाल है।